दोस्तों, भारतीय समाज के मुसलमान महिला का जो सवाल है वो एक कानूनी सवाल है। वो सवाल है कि क्या भारत के मुस्लिम समाज के जो परिवार हैं उसमें आज़ादी, उसमें बराबरी और उसमें इंसाफ लाया जा सकता है। और ये सवाल वो बिल्कुल सीधे तौर पे मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए, इतने वर्षों में मौलानाओं ने एक भ्रांति फैलाई है कि इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ या भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो एक दैवीय कानून है, वो शरीयत कानून है। और शरीयत कानून जो है, क्योंकि वो दैवीय है, उसमें किसी भी तरह का सुधार या इंसानी फेरबदल मुमकिन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है एक तरह से। भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ पहले अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया एंग्लो मोहम्मडन लॉ वो कानून है। उसके बाद वो वक्त पे तब्दील होते हुए 1986 में राजीव गांधी के समय में, जब वो प्रधानमंत्री थे, भारतीय संसद द्वारा पारित कानून है। तो इस समय जो पर्सनल लॉ है वो पूरी तरह से भारतीय संसद द्वारा पारित कानून है। पहले भी जो था वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया कानून था। कभी भी ये दैवीय कानून या शरीयत लॉ नहीं था। हाँ, इसका आधार कुरान ज़रूर है, और इसका आधार कुरान इस तरह से है कि कुरान में जो लिखा है तरीका तलाक देने का, निकाह करने का और इससे जुड़े हुए तमाम दूसरे मामलों का, वही अपनाया जाए इन मामलों को तय करते हुए। तो ये बात समझने की है कि सबसे पहले हमें इस भ्रांति से बाहर आना चाहिए कि इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ कोई दैवीय कानून है, कोई सेक्रेट कानून है जिसको कि किसी भी तरह से आप रिफॉर्म या किसी भी तरह का चेंज जिसमें आप नहीं ला सकते। तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस समय जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो खुद एक घनघोर पितृसत्तात्मक फ्रेमवर्क में ढली हुई पार्टियां हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो जनता दल हो। तो ये सारी पार्टियां जो हैं वो अपने आप में, अपनी बनावट में और अपने क्रियाकलापों में पितृसत्तात्मक राजनीतिक दल हैं। और राजनीतिक दल होने के नाते ये भारतीय मुस्लिम समाज के पास भी जब उनके एजेंडा सेटिंग करते हैं, जब मुस्लिम समाज की चिंताओं को और उनकी अभिलाषाओं को अपने घोषणा पत्र में जगह देते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय मुसलमान पुरुष से बात कर रहे होते हैं, यानी कि परिवार के पुरुष मुखिया से बात करते हैं। तो हम लोगों को ज़रूरत है कि भारतीय मुसलमान महिलाएं एक वोट बैंक के तौर पे एकजुट हों और जो उनके अपने एजेंडा है, जो मुद्दे हैं उनके, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा ट्रिपल तलाक का है सुन्नी मुसलमानों के बीच में, उसके अलावा बहुपत्नी प्रथा का मुद्दा है, पॉलीगैमी का, उसके अलावा खुला है या बच्चों की कस्टडी का मामला है या दीगर मामले हैं, चाहे वो इनहेरिटेंस का मामला हो, बेटियों को और बहनों को पिता की जायदाद में अधिकार का मामला, ये सारे मामले हमें एक मुद्दे के तौर पे सामने रखने होंगे एकजुट होकर के। और ये तभी मुमकिन है किसी भी लोकतंत्र में जब हम एक वोट बैंक के तौर पे मजबूती से उभरें और हम राजनीतिक दलों को ये संदेश दे सकें कि भाई हमारे मुद्दे हम खुद तय करेंगे। परिवार के पुरुष मुखिया को राजी करके आप हमारा वोट नहीं पा सकते, आपको हमारे मुद्दों पर ध्यान देना होगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि इस समय भारत में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान महिलाएं ही पिस रही हैं। हिंदू महिलाएं भी पिस रही हैं। हम सुनते हैं कि कोई भी खड़ा होकर के हिंदू महिलाओं से ये कहता है कि उन्हें 10 बच्चे पैदा करने चाहिए, 8 बच्चे पैदा करने चाहिए या 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। यानी कि जो सांप्रदायिक द्वेष है उसका, उस लड़ाई को, उस युद्ध को वो महिला के ऊपर कंधे पर बंदूक रख के जीतना चाहते हैं। महिला प्रकारांतर में महिला को वापस घर भेजना, चूल्हा चौके में उसको लगाना, बस बच्चों के लालन पालन में लगाना, और उसने जो कुछ भी इतनी सालों में आज़ादी के हासिल किया है, जो तरक्की हासिल की है, उस पर पानी फेर देना। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा प्रभाव मुसलमान महिलाओं पर पड़ता है जब हेट क्राइम्स होते हैं, जब सामूहिक बलात्कार होते हैं दंगों में, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हों, चाहे 2002 के गुजरात के दंगे हों। तो होता ये है कि महिलाओं की सुरक्षा और अस्मिता के नाम पर तब
हमारा पुरुष वर्ग है, मुसलमान पुरुष समाज है, वो उनको वापस घर की ड्योढ़ी के अंदर बांध देना चाहता है। फिर वो ये कहता है कि वो असुरक्षित है क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है और उस लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, उनकी अस्मिता पे हमले हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा पर। तो इससे महिला का स्वास्थ्य, महिला की शिक्षा, महिला की ओवरऑल मोबिलिटी और महिला की गरीबी, इन सब का हाल और ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो इस समय भारतीय मुसलमान महिलाएं बहुत अधिक दबाव में हैं। एक तो ये कि जो बाहर से उनके ऊपर जो एक ओवरऑल सामाजिक विद्वेष की भावना पैदा हो रही है समाज में, धार्मिक विद्वेष की भावना, उससे सुरक्षा के सवाल के नाम पे उनको पर्दे में के पीछे ढकेला जाता है। और दूसरा ये कि अपनी राजनीतिक एजेंडा सेटिंग में भी वो मुखर नहीं हो पाती हैं क्योंकि वो बाहर निकल के किसी भी तरह का एसोसिएशन नहीं बना सकती, संगठित नहीं हो सकती, कहीं पर वो बाहर निकल के अपने मुद्दों के लिए एक जगह एक छत के नीचे आ नहीं सकती। तो बहरहाल इससे पितृसत्ता की पकड़ मुस्लिम समाज में और मुस्लिम महिला के समाज में मजबूत होती है। और भारत जो कि सब दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो मुसलमान महिलाओं के हवाले से कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा पाता है अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या को। तो ये सोचने की बात है, इस व्यवस्था को, भारतीय व्यवस्था को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी इस समस्या में जो महिलाएं जूझ रही हैं, उनके लिए अगर वो कुछ भी करना चाहते हैं तो वो दोनों स्तर पे होगा। घर के अंदर तो होगा ही होगा, घर के बाहर भी एक वातावरण देना पड़ेगा जिसमें वो बाहर निकलने की हिम्मत कर सकें, संगठित होने की हिम्मत कर सकें। और अपने समाज में अगर उन्हें विद्रोह भी करना पड़े तो उसकी शक्ति उनको तभी मिलेगी जब उनको जो लार्जर सोसाइटी है उसका समर्थन मिलेगा। तो हम लोग समुदाय के, संप्रदाय के संकुचित दायरों में न रह करके जो नारी उत्थान का और नारी सशक्तिकरण का जो बहुत बड़ा एजेंडा है, जिसके बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, विकसित नहीं हो सकता, उसमें हमें अपनी माइनॉरिटी वुमेन को साथ लेकर के चलना चाहिए। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि पितृसत्ता की सबसे बड़ी जीत उस समय हो जाती है जब वो महिला को ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि भगवान या धर्म ने ही तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाया है, तुम्हें दोयम दर्जे का इंसान बनाया है, भगवान ने ही तुम्हें बराबरी नहीं दी है। तो जब भगवान ही अन्याय कर रहा है तो हम क्या करें? तो पितृसत्ता सदियों से महिलाओं को ये समझाने में कामयाब हुई है कि धर्म और भगवान ये चाहता है कि तुम्हारा वजूद वो कमतर रहे, तुम्हारा रोल कमतर रहे और बड़े बड़े काम पुरुष करेंगे और पुरुषों को रखने का, संभालने का, उनके खाने पीने का, उनके लिए घर सजा के रखने का और उनको संतान उत्पन्न करके देने का काम महिलाएं करेंगी। तो ये जो समझ है, यही पितृसत्ता की जड़ है। हमें इस समझ पर ही सबसे पहले हमला करना चाहिए, क्योंकि कम से कम इस्लाम के हवाले से आज पूरी दुनिया में इस्लामिक फेमिनिज्म ये बात साबित कर रहा है और एक मूवमेंट की तरह आगे बढ़ रहा है कि इस्लाम औरत को कहीं से भी कमतर नहीं मानता है। उसकी ना इबादत में कहीं किसी तरह से उसका रोल कम है महिला का, ना दुनिया में उसका किसी तरह से रोल कम है। और उसको अगर खांचों में, घर के अंदर की चारदीवारी में बंद करने की कोशिश इस्लाम के नाम पे की जाएगी तो वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। पितृसत्ता को ये बहुत साफ मैसेज इस्लामिक फेमिनिज्म दे रहा है और हम सब लोगों की कोशिश है कि हम अपने संविधान को भी अच्छी तरह सीखें, महिलाएं अपने संविधान को भी जानें, अपने मौलिक अधिकारों को जाने संविधान ने जो दिए हैं, और साथ ही साथ कुरान को भी जाने जिसमें सारे अधिकार और सारे बराबरी के सूत्र हैं। तो ना धर्म के हवाले से कोई आपसे ये कह सके कि आप कमतर हैं, ना राज्य सत्ता के हवाले से कोई ये आपसे कह सके कि आप कमतर हैं। दोनों जगह महिलाओं को भरपूर सम्मान और भरपूर बराबरी दी गई है, सिर्फ हमें उसको लेना आना चाहिए। तो ये दोनों एजेंडे एक साथ हैं हमारे लिए, मुसलमान महिलाओं के लिए। तीसरी बात यह है कि भारत के अंदर एक तरह का माइनॉरिटीइज्म, अल्पसंख्यकवाद आ गया है। उस अल्पसंख्यकवाद ने ये किया कि महिलाओं के मुद्दों को हमेशा बैक बर्नर पे डाला कि अरे अभी तो हमारे संप्रदाय पर, हमारी कौम पर बहुत हमला हो रहा है, बहुत खतरा आया हुआ है, अभी तो हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो अभी हमें अपने अंदर के जो मामले हैं उनको अभी पीछे छोड़िए और अभी तो सिर्फ सुरक्षा की बात कीजिए, अभी बुनियादी सर्वाइवल की बात की, अस्तित्व कैसे बचाया जाए इसकी बात कीजिए। तो ये जो माइनॉरिटीइज्म है,
इसने हमेशा कमजोरों के मामलों को पीछे रखा। इसमें मुसलमान महिला का भी मामला है, इसमें जाति से संबंधित मामले भी हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो दलित मुसलमान हैं, जो बहुजन मुसलमान हैं, उनके मामले भी हैं। तो जो अल्पसंख्यकवाद है हमारे समाज के अंदर, भारत में, मुसलमानों में, उसको भी चैलेंज करने की जरूरत है कि वो आदर्श समय का हम इंतजार नहीं कर सकते जब भारतीय मुसलमान अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करेंगे, पूरी तरह से वो अपने आप को इस लायक महसूस करेंगे कि उनके ऊपर बाहर से किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, तब वो अपने अल्पसंख्यकों का, अपने कमजोरों का और अपने अंदर के जो जितने भी अल्पसंख्यक हैं और साथ साथ महिलाएं हैं, उनके मुद्दे उठाएंगे। ऐसा नहीं होता है कभी भी। ये कई मुद्दे होते हैं जो एक साथ चलते हैं। अगर मुसलमान मर्दों को अपने लिए सुरक्षा चाहिए, अगर मुसलमान मर्दों को अपने लिए आज़ादी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए और बराबरी चाहिए, तो यही सब कुछ उसी समय में मुसलमान महिलाओं को भी अपने लिए चाहिए। और हमारे मुद्दों को अब किसी भी और आदर्श समय का इंतजार नहीं करना है। यही समय है, सबके मुद्दे एक साथ उठेंगे और एक साथ हल निकलेंगे।